Hello everyone, welcome back to Child Learning Center. Hope you all are doing well. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। इसके सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन physical properties. So question number 1 is give an example of a metal which is liquid at room temperature. आपको वो मेटल बताना है जो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कौन से मेटल हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है आपके पास Hg एंड एक आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स पता हो, एक तो पता ही होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट आपको दो पता हो। तो मरकरी एंड गैलियम, दीज आर टू मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट of room temperature. Next is name the metal which can be easily cut with knife. जिसको आप नाइफ से क्या कर सकते हो, इजिली कट कर सकते हो। सो कौन सा मेटल है आपका? सोडियम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na एंड लिथियम Li. Li से किसको रिप्रेजेंट करते हो आप? लिथियम को। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि हीट को कंडक्ट करेंगे, कंडक्टिविटी क्या है इसकी? अच्छी होगी। तो यहाँ पे किसको यूज करते हैं? एल्यूमिनियम एंड कॉपर। दीज आर टू मेटल्स जिनकी कंडक्टिविटी क्या है? दीज आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। आपको इस क्वेश्चन में मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया मैंने आपके साथ, मैंने आपको बताया मेलिएबल वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को आप शीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बाय बीटिंग, और डक्टाइल में आप मेटल को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन दो प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो यहाँ पे मेलिएबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप? अ सब्सटेंस दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज सेड टू बी मेलिएबल। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हो गए आपके? आयरन एंड कॉपर, आयरन Fe एंड कॉपर Cu। दीज आर टू metals which show the properties of malleability. Ductility, a substance that can be drawn into wires. आप इसको वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि गोल्ड है Ag, गोल्ड Ag एंड सिल्वर Au. सो दीज आर टू मेटल्स जिसको आप वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन थे। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। इसके बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं, सो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। कैप्टीन सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स करके रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको पता है जो सोडियम है इट इज हाईली रिएक्टिव, ये विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या करेगा? इट विल कैच फायर, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या प्रेजेंस होनी चाहिए? वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर वहां पे ऑक्सीजन है तो वहां पे क्या होगी? कंबशन अक्कर होगी। और सोडियम इतना विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कि ये इमीडिएटली फायर कैच करेगा। सो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर, सोडियम को किसमें रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है। तो आप यहाँ पे इसको किस तरह से अटेम्प्ट करोगे? आप इसी तरह से लिख के आओगे सोडियम रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन सो दैट इट कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन, हेंस टू प्रोटेक्ट accidental fire it kept in kerosene oil. Next is write the equation for the reaction. आपको रिएक्शन लिखनी है, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखनी है इस क्वेश्चन में। तो कैसे लिखोगे? आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चे आपके पास? Fe। और स्टीम को कैसे लिखते हैं? स्टीम H2O। डन। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? Fe3O4। डन। और साथ में हाइड्रोजन गैस H2। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिखेंगे। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने पे यहाँ पे 4, तो आयरन के मॉलिक्यूल्स देखिए 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8 तो इस तरह से आपने इसको बैलेंस करके भी लिखना है। इसकी स्टेट भी लिखनी है, ये स्टीम की स्टेट में है। यहाँ पे आयरन सॉलिड Fe3O4 अगेन सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन इज अ गैस, यहाँ पे गैस। ओके, डन। नेक्स्ट इज राइट एन केमिकल इक्वेशन
कैल्शियम और पोटेशियम की आपको रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें आपने मेटल को डिस्कस किया है कि मेटल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वहीं से ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। तो कैल्शियम की रिएक्शन देखिए बच्चे, कैल्शियम Ca प्लस वाटर H2O, डन। तो ये मिलके क्या फॉर्म करेंगे, इट विल गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस 2, और साथ में क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस विल गोइंग टू इवॉल्व H2। अगेन ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड कैल्शियम सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अगर इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बैलेंस भी करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आपको पोटेशियम की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ। पोटेशियम K प्लस वाटर H2O, ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी H2, डन। तो यहाँ पे इसकी स्टेट लिख देनी है आपने, ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस स्टेट में आपको मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ये गैस है, डन। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस करेंगे। टू और ये 2, डन। पोटेशियम 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यस ऑक्सीजन 2, डन। ये आपकी बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। यहाँ पे 2 नहीं आएगा बच्चे, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस थे, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 4 2 4, ठीक है, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रही हूँ, पोटेशियम प्लस वाटर 2H2O, it will gives KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2KOH। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ये हैं, 2 ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये 4 हो चुके हैं। पोटेशियम here is 2, done. Okay, the next question is sample of 4 metal A, B, C and D were taken and added to the following situation one by one. Solution one by one. The result obtained have been tabulated. इस तरह से इसको टेबुलेट किया गया। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ जब हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो पहले इस टेबल को अच्छे से स्टडी कीजिए। क्या बोला है आपको, 4 मेटल हैं A, B, C एंड D। A मेटल आयरन सल्फेट के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन शो नहीं करता, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन शो करता है, यानी ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दिखाई गई। बी मेटल आयरन के साथ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करता है, यहाँ पे किसी तरह की कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। सी सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। डी किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है आपकी किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी बच्चे आपकी, ये मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको एक बार दिखा देती हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज आपको कौन कौन सा सैंपल गिवन है, आपको गिवन है आयरन Fe, और कौन सा गिवन है आपको, कॉपर Cu, आयरन इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, and last one is silver is less reactive, Ag, done। तो ये मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मैंने प्लेस कर लिया, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन था आपको, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ कहाँ शो हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, ए मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ये क्या होगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका ए मेटल। बी मेटल क्या है, ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, बी यहाँ पे आएगा, यानी ये क्या है, इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, बी। सी किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को, तो यहाँ आएगा आपका सी यहाँ पे, और डी तो है ही नहीं, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो लास्ट में आएगा आपका डी मेटल। अब आपको बताना है विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सबसे टॉप पे कौन सा मेटल आ रहा है, बी। तो बी मेटल क्या है आपका सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, डन। नेक्स्ट
What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? अगर B को कॉपर सल्फेट में हम ऐड करेंगे तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे? तो कॉपर में जब इसको हम ऐड करेंगे तो B ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर। तो यहाँ पे B जो है, अगर B को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो क्या करेगा, B मोस्ट एक्टिव होने की वजह से कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपने मेटल्स को अरेंज करना है A B C D को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो, देन उससे कम और सबसे कम बिल्कुल लास्ट में। चलिए अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट एक्टिव है कौन सा है, B इज मोस्ट एक्टिव मेटल। इसके बाद A आता है, देन C एंड सबसे लास्ट में कौन सा आएगा आपका, D। तो ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग एक्टिविटी में आपने इसको अरेंज किया। डन क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। जब आप क्या करते हो, एसिड को ऐड करोगे रिएक्टिव मेटल के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस विल गोइंग टू बी इवॉल्व। नेक्स्ट में आपको क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है आयरन की विद डाइल्यूट H2SO4। तो लिख देते हैं आयरन का सिंबल Fe प्लस H2SO4। यहाँ पे क्या होनी है, रिएक्शन अक्कर होनी है। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, FeSO4 और साथ में क्या इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस विल गोइंग टू इवॉल्व, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। डन। तो ये है आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको इसमें लिख कर दिखानी है। नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब आयरन सल्फेट में क्या ऐड करते हो, जिंक को ऐड करोगे, यानी जिंक प्लस FeSO4। ठीक है, ये रिएक्शन है, जिंक को आपने इसमें ऐड किया। तो अभी आपने देखा जो जिंक है इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव है तो क्या होगा, ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा FeSO4 से और क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। और ये जो आयरन है इट विल गोइंग टू डिपोजिट ऑन द जिंक Fe। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, द ग्रीनिश कलर, इसका जो कलर होता है बेटा FeSO4 का, ये कैसा होता है, ग्रीनिश कलर होता है। इसका ग्रीनिश कलर डिस्प्लेस हो जाएगा, फेड हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। एंड द आयरन मेटल, दिस आयरन मेटल इज डिपॉजिट ऑन द जिंक। सो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन आयनिक कंपाउंड। ये ऑलरेडी मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं देखे हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो क्वेश्चन करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करनी है, जैसे कि आपको मिनरल और गैंग। तो मिनरल क्या होते हैं बेटा आपके, मिनरल क्या है आपके, वो एलिमेंट और वो कंपाउंड जो नेचुरली अक्कर करते हैं, कहाँ अक्कर करेंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है। और यानी मिनरल से, उन मिनरल से आपने क्या करना है, मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना है, एंड दीज आर नोन एज ओर। डन। गैंग, अब इस ओर के अंदर क्या है, कंटेमिनेटेड है, दीज ओर्स आर कंटेमिनेटेड, इंप्योरिटीज इसके अंदर, वैल्यूलेस इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे कि आपकी सॉइल और सैंड, तो उसको क्या बोला जाता है, उस वैल्यूलेस इंप्योरिटीज को बोला जाता है गैंग। डन। तो इस तरह से ये तीनों टर्म्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ऐसे 2 मेटल बताओ जो फ्री स्टेट में क्या है, आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो कौन कौन से आपके, यानी जो अनरिएक्टिव मेटल है दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्योंकि हमने एक सीरीज की थी, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया था, मेटल एट हाई रिएक्टिविटी, मेटल एट मिडल रिएक्टिविटी, मेटल एट लो रिएक्टिविटी। यहाँ पे ये हाई था, ये मिडल रिएक्टिविटी वाले थे और ये लो रिएक्टिविटी वाले थे। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था ये कैसे पाए जाते हैं, दे फाउंड इन फ्री स्टेट। तो कौन कौन से एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो दीज आर 2 सम एग्जांपल्स of metal which found in nature in free state. Next is what chemical process is used for obtaining metal from its oxide. मेटल को ऑक्साइड से किस तरह से आप फाउंड कर सकते हो। तो ये जो 3 स्टेप मैंने अभी आपको बताया, मेटल एट हाई रिएक्टिविटी, मेटल एट मिडल रिएक्टिविटी, मेटल एट लो रिएक्टिविटी, इन तीनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो मेटल एट हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है, इनको आप किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से यूज करके क्या कर सकते हो आप, मेटल को ऑक्साइड से
ऑब्टेन कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करके आप ये रिएक्शन कैरी आउट करा सकते हो। अब जो मेटल आपके मिडल रिएक्टिव वाले हैं, जो मिडल जिनकी जो रिएक्टिविटी कहाँ लाई करती है, मिडल में, तो यहाँ हमने पढ़ा जो ऑक्साइड है वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये क्वेश्चन। तो ये किस तरह से होगा बेटा, यहाँ मैं आपको और में दिखा देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड देन यू विल ऑब्टेन द प्योर मेटल। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यहाँ पे दो तरह की ओर्स हैं आपकी, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर्स के लिए आप क्या यूज करते हो, कैल्सिनेशन का यूज करते हो, सल्फाइड और रोस्टिंग मेथड का आप यूज करते हो। इन दोनों मेथड को यूज करके आपने क्या किया, मेटल को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना इजी होता है, इसलिए आपने इन ओर से पहले इसको ऑक्साइड पे कन्वर्ट किया, देन आपने प्यूरिफिकेशन करके इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन किया। अब जो आपके लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है वो कौन सी ओर्स में प्रेजेंट है, सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट है। सल्फाइड ओर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, रोस्टिंग मेथड यूज करते हो एंड देन रिफाइनिंग करके आप मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। डन। तो ये 3 एग्जांपल आपको इस तरह से ये एक्सप्लेन करने हैं और यहां से आप एक एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि मेटल एट लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है, तो ये सिनाबार विच इज अ ओर ऑफ मर्करी HgS, इसको क्या किया आपने, हीट किया तो आपको क्या मिल गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से आपने हीट किया तो आपको इस ऑक्साइड से क्या मिल गया, मर्क्यूरी। तो पहले आपने इस ओर को पहले आपने इसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, देन ऑक्साइड से हीट करके आपने क्या किया, इसको मेटल में ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपने कौन सा यूज किया, हीट को आपने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल आपको अगेन लो रिएक्टिविटी का है, कॉपर को Cu2S से आपने ऑब्टेन किया है। सिमिलरली एक एग्जांपल आप मिडल रिएक्टिविटी का दे सकते हो। मिडल रिएक्टिविटी यानी आपकी यहाँ पे कौन सी ओर होंगी, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स होंगे। तो जिंक का एग्जांपल लिया है, जिंक सल्फाइड, आपने क्या किया, हीट को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है एंड जिंक ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट किया। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कैल्सिनेशन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है। यहाँ पे सिंपली आपने इसको हीट किया और ये कार्बोनेट और किस में चेंज होगी, आपकी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। देन यहाँ पे कार्बन को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल दैट इज जिंक। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो मिडल रिएक्टिविटी का। और हाई रिएक्टिविटी में अगर आपको एग्जांपल देना है तो हाई रिएक्टिविटी के लिए तो मेटल एट हाई रिएक्टिविटी आप यहाँ पे NaCl का एग्जांपल दे सकते हो। तो इस तरह से कैथोड पे Na पॉजिटिव और एनोड पे Cl नेगेटिव। डन। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज ये आपके कोरोजन और एलॉय के ऊपर क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है, मेटल ऑक्साइड गिवन है आपको, जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। आपने इनको हीट किया, आपको बताने की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको किस में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस करेगा और जो लेस रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब आप जिंक को हीट करोगे तो यहाँ पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी लिख देते हैं यहाँ पर। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने हीट किया जिंक के साथ, तो जिंक तो मोर रिएक्टिव नहीं है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। मैग्नीशियम नो, कॉपर मैग्नीशियम नो रिएक्शन क्योंकि कॉपर भी लेस रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो इस तरह से आपने पूरा टेबल कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कौन सा मेटल जल्दी से कोरोड नहीं होगा। अब जो मेटल बिल्कुल लो रिएक्टिविटी में लाई करते हैं वो जल्दी से कोरोजन नहीं करेंगे क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कौन कौन से, Ag, सिल्वर, Au एंड प्लेटिनियम, दीज आर सम एग्जांपल्स जो जल्दी से कोरोड नहीं होते। नेक्स्ट इज व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज की डेफिनेशन यहाँ पे आपको बतानी है। एलॉय इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। एक कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जैसे कि ब्रास इज एलॉय, किससे मिलकर बनता है, कॉपर एंड जिंक से। डन।
नाउ कम टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर NaCl, दो सॉल्यूशन है आपके पास, NaCl एंड कॉपर मेटल, MgCl2 एंड एल्यूमिनियम, FeSO4 एंड सिल्वर, AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जो AgNO3 एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? आप इसको रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? By applying grease, yes. Paint, by applying a coating, all of the above. तो यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज करोगे? तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर सिंपल रस्टिंग की बात होती है कि रस्टिंग से प्रिवेंट करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? तो कोरोजन से बचाने के लिए आप सारे मेथड्स यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ लिखे है सिर्फ एक आयरन फ्राइंग पैन। एक आयरन फ्राइंग पैन के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? आप गैल्वेनाइजेशन मेथड का यूज करते हो। गैल्वेनाइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, एक जिंक की कोटिंग अप्लाई कर दी जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. एलिमेंट आपको बताना है कौन सा है। एक कोई भी एक एलिमेंट है इन चारों में से, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, एज वेल एज ये वाटर में भी क्या है, सॉल्युबल है, वाटर में घुल जाता है। ठीक है, तो कार्बन नहीं हो सकता, सिलिकॉन भी नहीं हो सकता, आयरन भी नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्युबल नहीं है। कैल्शियम, कैल्शियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, आप देखते हैं क्या ये वाटर सॉल्युबल है? यस, वाटर सॉल्युबल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस 2। डन। तो ये है आपका क्विकलाइन, और जब वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक। तो अभी तो आपने पढ़ा, आप जो जी किसकी कोटिंग कर रहे थे, आप गैल्वेनाइजेशन के लिए आप जिंक को यूज कर रहे थे। नाउ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, द फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। यहाँ पे टिन की कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही फूड आइटम्स आप इसके अंदर प्लेस करोगे तो जिंक उस फूड आइटम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड द फूड इज अनफिट फॉर द कंजप्शन। दैट्स वाई आप वहां पर जिंक को यूज ना करके किसी कोटिंग करते हो, टिन की कोटिंग करते हो। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, नो, जिंक इज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट इज यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड स्विच। ये सब आपको गिवन है, आपने इन सबको यूज करना है और आपको डिस्टिंग्विश करना है सैंपल मेटल और नॉन मेटल में, आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक बैटरी ली, एक बल्ब लिया, वायर ली, स्विच ली। ठीक है, ये बैटरी ड्रॉ कर देती हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन यहाँ पे ये मैं बल्ब ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये बल्ब का सिंबल बना लेना बेटा। नेक्स्ट इज यहाँ पर प्लेस किया, एक ये यहाँ पे सैंपल प्लेस कर देंगे, मेटल या नॉन मेटल जो भी सैंपल होगा, और ये हमने यहाँ पे लगा दी एक स्विच जो ऑन ऑफ करने का काम करेगी सर्किट को। डन, ये आपका सर्किट है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने कैसे बताओगे, यहाँ पे जब आपने क्या किया, अपना सैंपल प्लेस किया, सैंपल प्लेस किया, और अगर ये बल्ब क्या किया, ग्लो किया, तो क्या है, मेटल है। और अगर सैंपल प्लेस किया तब भी मेटल ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है, अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो सैंपल कैसा है आपका, नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस सैंपल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, अगर सैंपल क्या है, नॉन मेटल है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर सैंपल कैसा आपका मेटल है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट इज, अब एक हैमर तो रह गया, इस हैमर का क्या यूज है। Assess the usefulness of these tests in distinguish between metal and non-metal। तो हैमर से अगर आप सैंपल को बीट करोगे, अगर वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो कैसा है, आपका मेटल है, क्योंकि मेटल सॉनरस होते हैं, और अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी तो सैंपल कैसा है, आपका नॉन मेटल है, क्योंकि जो मेटल है दे आर नॉट सॉनरस।
डन। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और ना ही इसकी एग्जांपल्स आपको भूलने हैं। एग्जांपल क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की? जिंक ऑक्साइड ZnO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। दीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। डन। नेक्स्ट इज name 2 metal which will displace hydrogen from dilute acid and which will not displace hydrogen from dilute acid। ठीक है, तो आपको 2 मेटल बताने हैं। तो 2 मेटल जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं किससे? जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो कौन कौन से हैं आपके? जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक एंड मैग्नीशियम, दीज आर 2 metals which displace hydrogen from the dilute acid। और जो नहीं करते वो कौन से आपके? लो रिएक्टिव वाले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये नहीं करेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, वट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चे जब मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था वहां मैंने कॉपर का एग्जांपल लेके किया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ कॉपर की जगह कोई भी एक मेटल M भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप एनोड पर क्या लोगे, कैथोड पर क्या लोगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या लेना है। तो एनोड पे क्या लेते हो बेटा आप? एनोड पे हमेशा ही इम्प्योर स्ट्रिप लेंगे, किसकी? मेटल M की, इम्प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल M। ठीक है। कैथोड पे हमेशा ही क्या लेनी है आपने? प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल M। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है? कि जो भी आपका मेटल M है इसका क्या लेना है आपने? सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। डन। तो इस तरह से आपको ये तीनों स्टेप लिख देने हैं कि आपने क्या क्या एनोड कैथोड पे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collect the gas evolve by inverting a test tube over it as shown in a figure। तो ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। इस डायग्राम में क्या किया? ये एक स्पैचुला में इसने क्या लिया? सल्फर पाउडर लिया है। इससे बर्नर की हेल्प से इसको हीट किया। हीट करने पे यहाँ पे क्या, ये इस तरह से आपको गैस दिख रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। आपने इसको कलेक्ट कर लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब आपको बताना है कि इसका एक्शन क्या होगा लिटमस पेपर पे। एक बार लिटमस पेपर ड्राई है, एक बार लिटमस पेपर कैसा है आपका? मॉइस्ट है। तो आपको ये पूरा एक्शन बताना है। तो क्या होगा जब आपका लिटमस पेपर कैसा है? आपका ड्राई है, यानी किसी तरह का कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं होगा। और जब लिटमस पेपर कैसा है? आपका मॉइस्ट है। मॉइस्ट होने की वजह से क्या है? वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा रेड से ब्लू में। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगी? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू टू रेड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया आपका? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2। तो ये दोनों एक्शन आपको लिखने हैं। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। कौन सी रिएक्शन होगी? सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये रिएक्शन थी आपकी ड्राई लिटमस पेपर में, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। और मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा आपका? चेंज हो जाएगा किसमें? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। और जब ब्लू से रेड में चेंज होगा यानी कि आपका कौन सा सोल्यूशन है? आपका एसिड है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो? तो बाय अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, बाय अप्लाइंग पेंट, बाय ग्रीसिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय क्रोमोप्लेटिंग। इस तरह से क्या कर सकते हो आप? रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल किसके साथ कंबाइन करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटल का भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मेटल हमेशा ही कैसे कौन से ऑक्साइड फॉर्म करेंगे? दे ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल हमेशा ही कौन से ऑक्साइड फॉर्म करेंगे? ये हमेशा ही एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से आपको टाइप पूछे तो दे विल फॉर्म न्यूट्रल एंड एसिडिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO, these are 2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से हो गए आपके? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये कौन से ऑक्साइड्स हैं आपके?
दीज आर टू एसिडिक ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, नॉन मेटल हमेशा ही एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे और मेटल हमेशा ही बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज गिव रीजंस। तो यहाँ से आपसे रीजन भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम, सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो इसको ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो मेटल्स हैं आपके लो रिएक्टिव मेटल हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी से इनके ऊपर कोरोजन नहीं होता। दैट्स वाई दे आर यूज टू मेक गोल्ड, दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी। नेक्स्ट इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो ये हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जैसे ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे एंड दे विल कैच द फायर। सो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर दे आर स्टोर्ड अंडर द ऑयल। Next is aluminum is highly reactive metal, yet it is used to make the utensils. एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी इसको कहाँ यूज करते हैं? बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब वहां पे एक मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म होगी तो वो फर्दर क्या करेगा? उसको कोरोजन होने से प्रिवेंट करेगा, यानी कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल बनाएगा। और इसके अलावा ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इन दोनों रीजन की वजह से एल्यूमिनियम को कहाँ यूज करते हैं? दे आर यूज टू मेक द यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। नेक्स्ट इज कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके जो ओर है आप इसको पहले ऑक्साइड्स में करते हो, देन प्योर मेटल यहाँ से आप ऑब्टेन करते हो। तो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजी है एज कंपेयर टू ओर से। दैट्स वाई आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? ऑक्साइड्स में, एंड देन आप यहाँ से प्योर मेटल ऑब्टेन करोगे। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these four substances are effective in cleaning the vessels. तो आपने कॉपर के वेसल देखे होंगे, ठीक है। कॉपर के वेसल छोड़ो, मंदिर में आपने लोटा देखा होगा, वो कॉपर का ही होता है। तो वहां आपने देखा कि ग्रीन कलर के हो जाते, वो ग्रीन कलर की कोटिंग आपने उसके ऊपर देखी होगी। तो उसको क्या बोला यहाँ पे? टार्निश्ड कॉपर वेसल, यानी उसके ऊपर क्या है? ग्रीन कलर की कोटिंग आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? लेमन का या फिर टेमरिंड जूस का यूज करते हैं। ऐसा क्यों बच्चे? वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो किसकी है? कॉपर कार्बोनेट की, और उसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। तो इसलिए आपने उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज किया? एक एसिड का आपने यूज किया। एसिड को यूज किया, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और वहां से उसको क्लीन कर देगा। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के डिपेंड आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, नॉन मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते। मेटल्स कंबाइन नहीं होते हाइड्रोजन के साथ, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कंबाइन होंगे, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म हाइड्राइड। मेटल हमेशा ही क्लोराइड्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाएंगे। मेटल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं और नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज जो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनके बेस पे आपको यहाँ पे ये डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ। एक पर्सन है, डोर टू डोर जाता है, क्या बताता है? खुद को गोल्डस्मिथ बताता है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक, ये क्या कहता है कि आपकी जो ओल्ड और डल ओल्ड गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, आपके जो सोने चांदी की ज्वेलरी है, उनकी जो शाइनिंग है ये वापस ले आएगा, ऐसा ये प्रॉमिस करता है। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ अ गोल्ड। एक लेडी ने क्या किया? बिना शक किया उसको अपनी गोल्ड की बैंगल से थी, उसने क्या किया? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको डिप किया, तो बैंगल्स क्या करने लगी? स्पार्कल करने लगी जैसे कि वो पहले थी, लेकिन उसका जो वेट था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। द लेडी वाज अपसेट, बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। आप एज अ डिटेक्टिव क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा नेचर था सॉल्यूशन का? वो सॉल्यूशन आखिर उसके पास कौन सा था? तो बच्चे ये जो सॉल्यूशन होता है, आप पहले इस तरह के स्कैम से आप बचो किस तरह से, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होता है आपका? इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रिजिया। इसमें क्या होता है? आपका
एसिड प्रेजेंट है। कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट है आपका? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 किस रेशो में लिया जाता है? 3:1 में इसको लिया जाता है। इसको और क्या बोला जाता है? इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है। इस रॉयल वाटर में जैसे ही आप क्या करोगे, अपनी गोल्ड की ज्वेलरी या कोई भी ज्वेलरी आप इसके अंदर प्लेस करोगे तो शाइन तो आएगी, लेकिन उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको इस तरह से अपनी ज्वेलरी क्लीन नहीं करानी है किसी से भी, अदरवाइज जो वेट है रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको डिटेक्ट करना था ये सॉल्यूशन कैसे है। तो ये सॉल्यूशन क्या है बेटा? एक्वा रिजिया। इसको और क्या बोला जाता है? रॉयल वाटर भी बोला जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में किस रेशो में लिया जाता है? 3:1 में लिया जाता है। तो आप जैसे इसको डिसॉल्व करोगे, अपनी गोल्ड की बेंगल्स आप इसके अंदर पुट करोगे तो जो वेट है वहां पे क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा और वो वेट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। यहाँ पे कॉपर को हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज किया गया, लेकिन स्टील को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कॉपर है और स्टील है, स्टील किससे बना है बेटा? एलॉय से बना है। कोई भी चीज अगर एलॉय से बनी है यानी दो चीज को मिला के ये बनी है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? यहाँ पे डिक्रीज हो गई। और कॉपर क्या है? ये प्योर फॉर्म में है तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या है? इसको हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज किया, स्टील को यूज नहीं किया। डन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है, स्टील की कम है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक द हॉट वाटर टैंक। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस मेटल और नॉन मेटल के। ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करके जाने हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आता, सिर्फ स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपको अटेम्प्ट किस तरह से करने, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।